एवरीवन, माय नेम इज अवधेश सिंह। दोस्तों, अपने फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका एक टॉपिक है, वो है आवेशित वलय के कारण उसके अक्ष पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम पिछले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न कारणों से हमने निकाला है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो है आवेशित वलय के कारण उसके अक्ष पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, ध्यान दें। पहले हम एक वलय की बात करेंगे। वलय होता क्या है? वलय यानी रिंग, जिसको इंग्लिश में हम रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक वलय ले लेते हैं। ये इस तरह का हम एक वलय बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एक वलय है ये, और ये जो वलय है जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? आवेशित है, ठीक है। यानी इस पे चार्ज हैं, ये इसके चार्ज हैं जो वलय पर एक समान रूप से वितरित हैं। ये Q कूलाम का चार्ज है जो इस पूरे वलय पर वितरित है, ठीक है। ये वलय का सेंटर है, उसका जो केंद्र है, और केंद्र से होकर जो ये रेखा जा रही है, इसी को हम वलय की अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो इसी अक्ष पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस पूरे आवेशित वलय के कारण हमें इसी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर हमें इस पूरे आवेशित वलय के कारण इस अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम इसके केंद्र से कुछ दूरी पर एक पॉइंट ले लेंगे, एक बिंदु ले लेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ये बिंदु है वो क्या है? P है। और इस P की केंद्र O से जो दूरी है वो कितनी है? x मान लेते हैं। और ये जो वलय है, इस वलय का अपना एक त्रिज्या होगा, वो त्रिज्या हम स्मॉल a मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि यह एक आवेशित वलय है, ठीक है, जिसके केंद्र O से उससे गुजरने वाली ये जो रेखा है, ये वलय का अक्ष है, और इसी अक्ष पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस अक्ष पर केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं, और उसी P पर इस पूरे वलय के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो जो वलय हमने माना है, उस वलय की त्रिज्या हमने क्या ले ली है? A। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? लिखते हैं कि माना A त्रिज्या और O केंद्र का एक आवेशित वलय है, जिसके अक्ष पर केंद्र O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखें, ये जो वलय है छोटे छोटे खंडों से बना होगा। हम इसका एक छोटा सा भाग ले लेते हैं। यहाँ पर ये इस वलय का एक छोटा सा भाग है। पूरे वलय पर Q कूलाम का आवेश है, तो इसके इस छोटे से भाग पर कितना आवेश होगा? हमने मान लिया वो आवेश होगा dq। कितना होगा? dq होगा, ठीक है। इस खंड का हम नाम दे दें A B, ठीक है। इस खंड से P की दूरी भी हम मान लें, ये दूरी हमने मान लिया R, ठीक है। तो ये छोटा सा जो खंड AB पर जो आवेश है dq, ये dq R दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखें, ये खंड AB के कारण
के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर वैद्युत क्षेत्र, ये जो छोटा सा खंड है AB, इसके कारण P पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? E, खंड AB की बात हो रही है, ठीक है। तो E बराबर कितना होगा? फार्मूला क्या होता है? ये छोटा सा खंड एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q। तो यहाँ पर Q क्या है? DQ है, तो हम लिख देंगे DQ बाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R, तो R का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एक छोटे से खंड के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान। उसकी दिशा क्या होगी? देखें, ये उसकी दिशा है E, ठीक है। अब देखें, इसी के ठीक विपरीत यहाँ पर हम एक छोटा सा खंड ले लें और इसको नाम दे दें CD, ठीक है। इस AB के ठीक विपरीत का खंड है और इस पर भी चार्ज कितना होगा? उतना ही DQ। तो इसके कारण अगर यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र निकालें तो ये इसकी दिशा हो जाएगी, ठीक है। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी होगी। तो CD के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, तो खंड देखें यार, सॉरी, यहाँ पर खंड AB है, खंड AB के कारण। अब हम बात करें खंड CD के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इस खंड CD के कारण यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसका भी मान वही होगा, क्योंकि CD जो खंड है वो भी एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण हम लिखेंगे, बस उसमें जो आवेश Q है उसके जगह हम DQ पुट कर देंगे। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो ये आ गया, ठीक है। चूंकि खंड AB और CD जो हैं ठीक एक दूसरे के विपरीत भाग हैं, AB का विपरीत CD है, CD का विपरीत AB है, इसी तरह इस खंड के जितने भी भाग होंगे वो सबके अपने विपरीत खंड होंगे, और सबके विपरीत खंड जो होंगे, जिस तरह AB CD आपस में व्यवहार कर रहे हैं उसी तरह सबके खंड यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, और सबके वैद्युत क्षेत्र जो होंगे इस तरह अपना वैद्युत क्षेत्र की दिशा रखेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये जो खंड है E और ये जो AB खंड के कारण जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है E, CD खंड के कारण P पे जो वैद्युत क्षेत्र है E, ये दोनों न तो एक दूसरे के दिशा में है और न ही एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। ये किसी एंगल पे है, मान लेते हैं ये एंगल कितना है? थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा, एक दूसरे से थीटा एंगल के दिशा में है। तो अगर हम इसको लंबवत घटक इस तरह से और क्षैतिज घटक इस तरह से इस E को तोड़ें, तो ये जो होगा इसका भी इसी तरह हम खंडित कर दें इस तरह से, ठीक है। AB के कारण जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E, इसका हमने दो घटक तोड़ दिया, एक क्षैतिज घटक और एक लंबवत घटक। जो क्षैतिज घटक है वो ये हो जाएगा E cos थीटा, और जो E का लंबवत घटक है E हो जाएगा E sin थीटा, ये होगा। इसी तरह से इस E का लंबवत घटक हो जाएगा E sin थीटा, और क्षैतिज घटक हो जाएगा E cos थीटा, ठीक है। देखें, साइन दोनों में है, E दोनों में है, दोनों वैल्यू क्या हैं? ठीक एक दूसरे के बराबर हैं और विपरीत दिशा में हैं। दोनों देखें मान बराबर हैं,
ई का जो मान है दोनों, देखिए यहाँ पर दोनों सेम है। देखिए ये जो ई की वैल्यू है वो सेम है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर और ठीक विपरीत हैं तो इन दोनों का परिणामी क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और इसको एक व्यक्ति जो है इसको इधर खींच रहा है और इसी वस्तु को एक दूसरा व्यक्ति जो है यह भी इसको इधर खींच रहा है, दोनों बराबर बल से खींच रहे हैं, तो इसका परिणामी इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर और ठीक विपरीत हैं, तो P पर इन दोनों के कारण जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा, 0, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। क्लियर। चलिए, क्योंकि दोनों परिमाण में बराबर और दिशा में ठीक एक दूसरे के विपरीत हैं, तो P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र किसके कारण आएगा, इन दोनों के कारण, क्योंकि ये दोनों ठीक एक दूसरे के दिशा में है, तो इन्हीं दोनों का परिणामी हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे P पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो E इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दो ही नहीं है, देखिए केवल इन दोनों के कारण ये दो दिख रहे हैं, इसके और भी खंड हैं, सबके कारण यहाँ पर दिखेगा ऐसे ही। भाई केवल हमने दो ही खंड ने एक दूसरे माना है, AB और CD जो एक दूसरे के विपरीत हैं, इसी तरह इसके जितने भी छोटे छोटे खंड होंगे उनके सब इधर विपरीत होंगे और सब इसी तरह यहाँ बिहेव करेंगे, तो सबका जो लंबवत घटक निरस्त हो जाएंगे और क्षैतिज घटक सब एक दिशा में हो जाएंगे, और वही क्षैतिज घटक का परिणामी हम निकाल लेंगे, अर्थात इस दिशा में जितने भी आएंगे सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम क्या साइन यूज करते हैं, सिग्मा, और सिग्मा E cos थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, E इक्वल टू E का जो मान है ये है या ये, दोनों में से कोई रख दें, तो देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq/r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये आएगा। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को dq के साथ लिख दें, dq/r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी x/r, तो कॉस थीटा हो जाएगा x/r। यहाँ देखें dq, मतलब ये छोटे छोटे dq जुड़ेंगे तो इस पर कुल कितने आवेश बनेंगे, q, क्योंकि q कूलम से वो बलय आवेशित है, तो dq 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 सिग्मा सबको जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, q, तो ये हो जाएगा q। तो E इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा q/r स्क्वायर, और ये r, तो r पे क्या घात q इंटू एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए r की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, चूंकि r बराबर होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस के अनुसार यहाँ r की वैल्यू, और इस पे होता है करड़ी, तो करड़ी न लिख करके करड़ी का मान जो होता है 1/2 वो लिख देते हैं, और यही r की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें। तो जब r की वैल्यू आप पुट करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q,
और r की वैल्यू इसको जब रखोगे तो इस पर ऑलरेडी 3 पावर है और यहाँ 1/2 है, तो पावर कुल कितने हो जाएंगे, इनका इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3/2 और ये ऊपर है x। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर, ये तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन गया कि आवेशित वलय के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। ठीक है, आगे देखें, यदि आप देखें इस x की तुलना में ये क्या है, बहुत छोटा है। इस वलय की जो त्रिज्या है वो इस x की तुलना में क्या है, छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a लेस देन x, क्लियर, ये x के तुलना में बहुत छोटा है, तो जो राशि छोटी होती है ये बहुत छोटा है इसके तुलना में, तो जब ये छोटा है तो इसका जो वर्ग होगा और छोटा होगा, और जब राशि छोटी हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, अर्थात उसको छोड़ देते हैं, जीरो नहीं लिखेंगे। अगर a को जीरो मान लेंगे तो फिर ये वलय बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये वलय है और ये a उसकी त्रिज्या है, तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर इस वलय का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो a को हम छोड़ देंगे, उसको जीरो नहीं मान सकते। हाँ, तो देखें, आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने a को बताया कि a क्या है, x के तुलना में बहुत छोटा है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो अत्यंत छोटा होगा, तो जो राशि छोटी हो जाती है उसे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। a को हम लोग जीरो नहीं मान सकते, अगर हम a को जीरो मानेंगे, ठीक है, a को हम लोग जीरो मानेंगे तो ये वलय का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, वलय की त्रिज्या है। अगर इसको आप जीरो कर देंगे तो फिर ये वलय नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हम a को कभी भी जीरो नहीं मानेंगे, केवल उसको छोड़ देंगे। तो जब a स्क्वायर को आप छोड़ देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, E = 1/4πε0, क्लियर, Q अपॉन a स्क्वायर छोड़ दीजिए तो बचा क्या, केवल x स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है 3/2 इंटू x, ये बचा है। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो E = होगा 1/4πε0 QX अपॉन x पे क्या घात बचेगा, 3, x से ये क्यूब कट जाएगा तो E = कितना बचेगा, 1/4πε0 Q/x स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। आवेशित वलय के कारण उसके अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इतनी होगी, और ये तभी होगा जब वलय इस x के तुलना में, वलय की जो त्रिज्या है वो x के तुलना में बहुत कम हो, तब ये होगा, अन्यथा ये होगा। क्लियर। अब हमें ये एक चीज़ यहाँ और पता करनी है कि इस वलय के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होगी, यानी तीव्रता की अधिकतम स्थिति हमें पता करनी है। इस वलय के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर तीव्रता सबसे अधिक होगी। तो देखें, अक्ष पर तीव्रता की अधिकतम, अक्ष पर अधिकतम तीव्रता की स्थिति, अक्ष पर अधिकतम तीव्रता की स्थिति, अधिकतम तीव्रता की स्थिति क्या होगी।
तो देखेंगे अधिकतम तीव्रता के लिए, अधिकतम अगर हम तीव्रता की बात करेंगे तो अधिकतम तीव्रता के लिए क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का जो डिफरेंशिएशन है, क्योंकि इस दूरी के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र का मान घटता जाएगा, तो जहाँ पर E का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 0 हो जाएगा वहाँ तक तीव्रता सबसे अधिक रहेगी। मतलब समझिएगा, जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी तो इस वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, यानी दूरी के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन होगा। तो जहाँ पर दूरी के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी वहाँ तक ये वलय अपनी तीव्रता डालेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा dE/dx = 0। जहाँ पर dE/dx का मान 0 हो जाएगा वहाँ तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम रहेगी। तो चले देखें, देखिए dY/dx और E का मान, ये वाली राशि रखनी, हमको ये नहीं रखना, ये वाली, ठीक है, क्योंकि इस वाले में वलय की त्रिज्या भी है और वलय के केंद्र से h की दूरी भी है। इस वाले में वलय की त्रिज्या नहीं है, इसलिए हम ये वाली राशि रखेंगे। तो देखें, ये वाली राशि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2 बराबर 0। इसमें क्या करना है, q और ये राशि जो है इसको बाहर कर देना है, और dydx किसका करना है, dydx आपका होगा x। तो देखें x, और इस राशि को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर -3/2 बराबर 0। इसको जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर जाएगा तो आपके पास बचेगा dydx x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर -3/2 बराबर 0। अब इसे हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, और डिफ्रेंशिएशन हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ दो फलनों के गुणन का डिफ्रेंशिएशन करना, एक फलन है x और दूसरा फलन है ये। तो दो फलनों के गुणा का हम अवकलन कैसे करते हैं, तो इसमें पहले फलन को बाहर रखते हैं और dydx किसका, सेकंड फलन, ये मैथ का रूल है, सेकंड फलन, फिर प्लस सेकंड फलन को बाहर, dydx किसका, फर्स्ट फलन बराबर 0। ये होता है। अब देखिए ax, इसका हम इस पूरे को हम x मान लें और x पे पावर है -3/2। तो यहाँ देखिएगा dydx अगर हम इस पूरे को x मान लें और x पे पावर -3/2 तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहले पावर 3/2 लिखेंगे, फिर इसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो -3/2 x पे कितना घात हो गया, -5/2, यानी इतने का डिफ्रेंशिएशन ही होगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, माइनस, देखिएगा लिखेंगे -3/2 ब्रैकेट में x है, और x हमने किसको माना है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को, तो यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर देखिए x पे क्या घात है, -5/2, तो यहाँ लिख देंगे -5/2, और ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन इतने का। फिर अब इसके अंदर आइए, तो a अचर है, अचर का डिफ्रेंशिएशन 0, फिर x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x प्लस। अब आ जाइए इसमें तो ये बाहर है, इसका तो होगा नहीं, इसका होगा नहीं,
और x का x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, ये 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखें यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट जाएगा, x का x में गुणा होगा x² हो जाएगा, और यहाँ बचा -3, तो बचा क्या -3x², ब्रैकेट में बचा a² प्लस x², पावर बचा -5/2। यहाँ देखें अंदर बचा है प्लस a² प्लस x², पावर -3/2 बराबर 0। हम क्या करें, ये जो क्वांटिटी इसको कॉमन कर लें, a² प्लस x² पावर -5/2 को बाहर कर दिया हमने, तो यहाँ क्या बचेगा -3x² प्लस, यहाँ समझिएगा अगर हम -x पावर -5/2 को यहाँ से हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, क्या यहाँ पर रहे, ताकि उसका गुणा करें तो फिर -3/2 यहाँ पर बचे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो राशि बचेगी वो होगी a² प्लस x², ये बचेगी। ठीक है, ये बचेगा। जैसे आप इसमें गुणा करेंगे, सपोज करिए ये x है, तो x पे -5/2 हो गया, समझिएगा, ये -3x², और इसको भी हमने x मान लिया। देखिएगा ध्यान से, तो जब आप इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये वैल्यू तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो इस पे एक घात है, तो x पे -5/2 धन 1, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो -5 धन 1 पूरे का बटा 2 घट के कितना आएगा, x पे -3/2, यानी यहाँ पर यही राशि बचेगी। ठीक है, समझिए हमने इस ब्रैकेट वाले को x मान लिया, तो ये हो गया x पे -5/2, ये राशि वही है, इसको हमने x मान लिया। अब देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे, तो इसके घात 1 है, इस पे घात इतना है, तो 1 और ये जुड़ेगा, फिर 2 1 2 -5 धन 2 बटा 2 घट के कितना आएगा -3/2, यानी फिर यही -3/2 आ जाएगा, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बराबर 0। अब इस वैल्यू को आप उधर भेज दोगे, तो जब ये वैल्यू उधर चली जाएगी तो 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बचा -3x² प्लस a² प्लस x² बराबर 0। ये माइनस है, ये प्लस है, घटेगा तो कितना आएगा -2x² प्लस a² इक्वल टू 0। -2x² को उधर ट्रांसफर कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और a² इधर ही है प्लस, तो x² इक्वल टू कितना आएगा a²/2। अगर इसका स्क्वायर आप हटाओगे x का, तो ये किस में आ जाएगा, रूट में, a²/2। x बराबर प्लस माइनस a² का वर्गमूल a और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो करड़ी में 2। ठीक है, तो इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होगी। वलय के केंद्र O से उसके अक्ष पर इतनी दूरी जो है पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है। कई बार बहुविकल्पी प्रश्न में आया है कि आवेशित वलय के केंद्र से कितनी दूरी पर तीव्रता सबसे अधिक होती है, तो x बराबर प्लस माइनस का मतलब समझिए, वलय के इधर और वलय के इधर दोनों तरफ इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ये हमारा रहा आवेशित वलय के कारण उसके अक्ष पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और कहाँ तक तीव्रता अधिकतम होगी उस दूरी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये हमारा ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर हम अगला वीडियो लेकर के आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।